जय हिंद साथियों, आज हम फिर से आपके बीच सीटेट का ईवीएस का जो पाठ्यक्रम है उसको लेकर आपके सामने उपस्थित है। ये जो सीटेट की परीक्षा 5 जुलाई को होनी है प्राथमिक स्तर हेतु, उसके लिए आपके लिए हमारी ये क्लास रामबाण साबित होगी। आज हम अपने FLC चैनल के माध्यम से आपको जो ईवीएस 15 मार्क्स की आती है सीटेट में प्राथमिक स्तर हेतु, उन्हीं प्रश्नों के संदर्भ में हम सिलेबस आपके सामने रखेंगे और निश्चित ही ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक जल। जल के बारे में हम थोड़ा सा आपको बता दें कि जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है और उसका आयतन इस तापमान पर सबसे कम होता है। इसलिए ठंडी झीलों में ऊपर बर्फ़ जमने के बावजूद भी छोटी मछलियाँ झील की गहराई में जिंदा रहती हैं, क्योंकि वहाँ प्राकृतिक रूप से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान बन जाता है। दूसरा पॉइंट है, अगर एक्वेरियम के जल को उबाल करके अगर फिर से एक्वेरियम में डाला जाए तो मछलियाँ मर जाती हैं। क्यों? क्योंकि जल से खनिज लवण खत्म हो जाती है। प्रश्न सीटेट में बहुत बार आया है कि एक्वेरियम में अगर जल हम गर्म करके फिर से भर दें ठंडा करने के बावजूद, तो उसमें मछलियाँ क्यों मर जाती है? वो इसलिए मरती है कि क्योंकि उसमें से जो खनिज लवण होते हैं वो क्या होते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। अब जानेंगे कठोर जल और मृदु जल क्या है। कठोर जल कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण के कारण होते हैं। कठोर जल किसकी वजह से बन जाता है? कठोर जल कब बनता है? जब उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण आ जाते हैं। दूसरा है अस्थायी कठोर जल। अस्थायी कठोर जल क्या है कि इस जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण होते हैं। जिस जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण होते हैं वो होता है अस्थायी कठोर जल। और दूसरा है स्थायी कठोर जल। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड लवण होते हैं। थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए। अस्थायी कठोर जल में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट लवण होते हैं, और स्थायी कठोर जल में क्या होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड लवण होते हैं। नोट करने वाली बात यह है कि मृदु जल में इस तरह के लवण नहीं पाए जाते हैं। साथियों, आगे जानेंगे कि BOD5 बहुत बार पेपर में आता है। BOD5 का सूत्र क्या है, BOD5 इसमें ये 5 क्या होता है, तो जानेंगे कि BOD5 का मतलब है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD5 = D1 - D5 अपॉन V। V क्या है, आयतन है। D क्या है, पहला दिन है। D5 क्या है, ये 5वां दिन है। यहाँ पर जो 5 का मतलब है, जब हम किसी जल में शुद्धता की जांच करते हैं तो पहले दिन हमने कितना पानी लिया और उसमें कितनी अशुद्धता थी, और 5वें दिन उस जल में कितनी अशुद्धता बाकी रह गई है, वो जानते हैं। किससे? BOD5 सूत्र से। अगला है पानी में प्रदूषण की जांच BOD5 के द्वारा की जाती है। पानी में अगर प्रदूषण की जांच करनी है तो किसकी सहायता से करते हैं? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD5 के द्वारा की जाती है, जिसमें जल में ऑक्सीजन की मात्रा की जांच की जाती है। देखते हैं कि उस जल में पहले दिन कितनी ऑक्सीजन की मात्रा थी और 5वें दिन ऑक्सीजन की कितनी मात्रा रह गई है। और एक बात और प्रश्न ये भी बनता है कि इसमें जो 5 क्या है, मंथ है, हावर है, दिन है, क्या है, तो प्रश्न ये भी बनाए तो 5 क्या होता है यहाँ पर, ये 5 दिन के लिए होता है। किसके लिए? दिन के लिए। अब जानेंगे कि मृत सागर क्या है। मृत सागर को क्या बोलते हैं? डेड सी। मृत सागर कहाँ पे है? जॉर्डन में है। मृत सागर हम कब मानते हैं? जब 1 लीटर जल में 300 ग्राम नमक होता है। जब हमने 1 लीटर पानी लिया और उसमें जल में कितनी मात्रा मिली, हमें नमक के 300 ग्राम की मात्रा हमें प्राप्त होती है, तो ये क्या होता है, इसे ही हम मृत सागर की श्रेणी में रखते हैं। यह मात्रा बहुत ज़्यादा है, जिससे जल का घनत्व क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसमें इंसान डूबते नहीं हैं, क्योंकि उनके द्रव का घनत्व मृत सागर के जल के घनत्व से कम होता है। इसी कारण प्रश्न कई बार आता है कि
साधारण जल में नींबू पानी पर तैरता रहता है और नमक के घोल में पानी का जो नींबू है नमक के घोल में वो अंदर बैठ जाता है, क्यों? तो जानेंगे कि इसी कारण से नींबू साधारण जल में डूब जाता है पर नमकीन जल में नहीं डूबता, क्योंकि उसका जो आयतन घनत्व होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। साधारण पानी में नींबू का जो घनत्व होता है वो ज़्यादा होता है और नमकीन जल में जो नींबू होता है उसका जो साधारण घनत्व होता है वो क्या होता है, कम होता है। इस तरीके से वो डूब जाता है। अब जानेंगे कि दूषित जल में फिटकरी को डाल देते हैं तो फिटकरी के काट धूल के कणों से जाकर चिपक जाते हैं और इन्हें भारी बना देते हैं, जिससे धूल के कण नीचे बैठ जाते हैं और इस प्रक्रिया को भाड़ कहते हैं। भाड़ के प्रश्न आता है कि भाड़ किसे कहते हैं, तो आप समझिए कि दूषित जल में गंदगी अशुद्धियाँ होती हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, फिटकरी का पाउडर डाल देते हैं। फिटकरी का पाउडर डालने से क्या होता है कि जो अशुद्धियाँ होती हैं उस फिटकरी के पाउडर से चिपक जाती हैं और जब वो उसमें क्या आ जाता है, भारीपन हो जाता है और वो जाकर के पानी की तली में बैठ जाती है। उसे ही क्या कहते हैं, हम भाड़ कहते हैं। एक बार और समझिए, दूषित जल में फिटकरी को डाल देते हैं तो फिटकरी के काट धूल के कणों से जाकर के चिपक जाते हैं और उन्हें भारी बना देते हैं, जिससे धूल के कण नीचे बैठ जाते हैं और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भाड़ कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी कुछ भी आपको बताया जा रहा है वो सब पेपर में आया हुआ है और इसी से क्वेश्चन बनते हैं। अब जानेंगे कि दाढ़ी मार्च यात्रा कब हुई थी। तो दाढ़ी मार्च यात्रा थी वो 1930 में हुई थी। कब हुई थी, 1930 में। दाढ़ी मार्च यात्रा महात्मा गांधी द्वारा 1930 ईस्वी में चलाया गया, जो कि नमक कानून के खिलाफ था। दाढ़ी मार्च यात्रा 1930 में थी, किसके खिलाफ थी, नमक कानून के खिलाफ थी। कब चालू की गई थी, 1930 ईस्वी में। अब हम अपने इस टॉपिक में थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं कि दूषित जल से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। दूषित जल से होने वाले रोग हैं टाइफाइड, हैजा, पेचिस। ये तीनों ही रोग किससे होते हैं, दूषित जल पीने से होते हैं और ये तीनों ही क्या करते हैं, हमारी आंतों को प्रभावित करते हैं। तो ये ईवीएस का पहला हमारा भाग है जो आपके लिए रामबाण साबित होगा। आप इसे पढ़िए, समझिए, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों। अगला एपिसोड, अगला भाग इससे आगे का बहुत जल्द आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।